हेलो माय डियर, वेलकम है आपके चैनल MSIPS स्टडी बाय कुंदन सिंह में। चलिए ध्यान दीजिए माय डियर, कल हमने जो है क्लास स्टार्ट किया था बायोलॉजी से का शुरू से चैप्टर वाइज। आज जो है हमारा दूसरा क्लास है। चलिए आज हम लोग देखते हैं। जो बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली जो वीडियो अपलोड होगा इसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और अपने दोस्तों के बीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू आज हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बाबू, इसकी खोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया की अल्टमैन ने 1886 में किया था। कब किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। बेंडा ने जो है इसका नाम माइक्रोकॉन्ड्रिया दिया था। क्वेश्चन एक आएगा, खोज कौन किया था? अल्टमैन ने किया था, लेकिन नामकरण कौन किया था? बेंडा। ठीक है बाबू, याद रखना है। इस कोशिका का श्वसन स्थल जो है, कोशिका में एक निश्चित इसकी संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइक्रोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है बाबू, जिससे जो है काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन आपका एक और ऑब्जेक्टिव बन गया, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। देखिए इसके आगे बाबू, इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं माना जाता है। ठीक है बाबू, क्या माना जाता है? तो इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर जो है इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका है माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नोट करके इसको आप देख सकते हैं। डीएनए केंद्रक के अलावे जो है माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां देखते हैं बाबू। मेरे प्यारे छात्रों, सातवां देखिए, गोल्जी का। ठीक है, इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने की थी, नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित जो प्रोटीनों व अन्य पदार्थों का पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ जो है कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर जो है निकलवा देती है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार जो है गोल्जिका को हम कोशिकाओं के अणुओं को यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिकाएं भित्ति का जो एवं जो है इसका लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। किसका निर्माण करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर के ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ठीक है बाबू, आगे देखिए हमारा लाइसोसोम। इसकी खोज जो है बाबू डूबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डूबे। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डूबे। मेरे साथ आप बोलिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना होता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के। और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, आत्मघाती थैली भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन आपका एक और आता है एग्जाम में, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है बाबू, आगे देखिए, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, हम लोग पढ़ेंगे लवक के बारे में, प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? लवक के बारे में। ध्यान दीजिए, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। ठीक है, हरित लवक को अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके डीलिंग करेंगे, सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हरित लवक को देखते हैं। यह इसका रंग जो है हरा होता है, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है, इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। क्वेश्चन एक और आता है, पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। देखिए, पत्तियों का रंग पीला उसमें जो है
कैरोटीन के निर्माण के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। ठीक है बाबू, चलिए अच्छे से आप लोग क्लास कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अवर्णी लवक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों का कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह वाला जो है लवक है। चलिए अगला देते हैं वर्णी लवक। ठीक है, ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प हो गया, फल भित्ति हो गया, बीज आदि में पाए जाते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्णी लवक, देखिए वर्णी लवक के अन्य उदाहरण भी है, जैसे टमाटर में जो है लाइकोपेन, और गाजर में कैरोटीन, और चुकंदर में विटामिन होता है। ठीक है, अब आगे देखिए 10वां हम लोग पढ़ेंगे रसधानी। चलिए आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे हम इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कोशिका का निर्जीव रचना है। ठीक है बाबू, इसमें तरल पदार्थ भरी हुई रहती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्रक में स्थित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूक्लियस देखते हैं, केंद्रक को देखते हैं। देखिए केंद्रक जो है यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, एवं जो है यह कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य को धागेनुमा पदार्थ जो है जाल के रूप में बिखार कर दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। याद कीजिए, मेरे साथ बोलते रहिए, याद हो जाएगा, क्लास में ही मैं याद करवा दूंगा। यह प्रोटीन एवं जो है डीएनए, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम बार बार एग्जाम में पूछता है, याद कर लीजिएगा, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कोशिका विभाजन के समय जो है क्रोमैटिन सिकुड़ करके अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को जो है गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्रोमोसोम कहते हैं, यानी गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू? गुणसूत्र। जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जितनी भी जाति की जीवधारी होती है उनके सारे सेल में जो है कि केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है बाबू? निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, जोड़ा में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो 23 जोड़ा, और संख्या में पूछे तो 46। ठीक है बाबू, याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। चलिए इसके बाद है चिंपांजी। ठीक है, चिंपांजी में 24 जोड़ा पाया जाता है। गुणसूत्र की संख्या कितना? चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा। याद कीजिए, मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जो है जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है। किसके समान? जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई देते हैं। ठीक है, जिन्हें क्रोमोनीमाटा हम लोग कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा में जो है एक अर्ध गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसको हम लोग अर्ध गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमैटिक का बना होता है। दोनों क्रोमैटिक जो है एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र पर जो है बहुत से जीन स्थित होते हैं। गुणसूत्र में क्या होते हैं? बहुत सारे जीन स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने लक्षणों को क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, और हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। चूँकि ये जीन जो है गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित होते हैं, इसलिए जो है गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक भी कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में जो है एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है। इन्हें केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, इनमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। किसके लिए होता है? राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। ध्यान देंगे, आरएनए का भी फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, इसको भी याद कर लीजिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं डीएनए और आरएनए को। चलिए देखिए बाबू, डीएनए और आरएनए की संरचना क्या होती है।
देखिए डीएनए और आरएनए की संरचना के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। डीएनए की अधिकांश मात्रा जो है केंद्रक में होती है, ठीक है, सेंटर के अंदर, केंद्रक के अंदर जो है अधिकांश मात्रा होती है किसकी, डीएनए की। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो चैन है उसका क्या है, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के कौन कौन है बाबू, इधर शुगर है, सॉरी ध्यान देंगे, न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के कौन कौन, फॉस्फोट और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंतर्गत आते हैं शुगर और बेस यानी क्षार। अब ये एक साइड हम लोग बढ़ते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्षार को पढ़ेंगे। देखिए बाबू डीएनए में उपस्थित क्षार चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक को एडेनिन बोलते हैं, गुआनिन बोलते हैं, थाइमिन बोलते हैं, साइटोसिन बोलते हैं। डीएनए में जो है अनुसंख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से जो है, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच जो है 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व जो गुआनिन के बीच जो है 3 हाइड्रोजन का आबंधन होते हैं, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। सन 1953 में जो है जे.डी. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडित जो है संरचना मॉडल दिया था, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था, तो जे.डी. वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है। इस काम के लिए जो है सन 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन में अगर आ जाए कि डबल हेलिक्सी मॉडल किसने दिया था, तो डी वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, याद कर लीजिए। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था इस काम के लिए, इस कार्य के लिए, तो 1962 ईस्वी में मिला था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डीएनए का कार्य क्या होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है। देखिए डीएनए का काम होता है, यह सभी आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अब आरएनए का निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर जो है आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इनमें जो है बाबू नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर जो है यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आरएनए को समझते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं, ठीक है, बहुत सहायता करते हैं। आगे है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जिसका पूरा नाम, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पे लाते हैं, ठीक है, जहाँ पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को जो है ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एमआरएनए या केंद्रक के बाहर विभिन्न जो आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने के बाद करता है, ठीक है बाबू। बाबू अब हम लोग देखते हैं डीएनए और आरएनए में क्या क्या मुख्य जो है अंतर होती है। डीएनए में देखिए और इधर आरएनए में, दोनों में हम लोग मुख्य अंतर के बारे में जानेंगे। देखिए इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, इसमें भी राइबोज शर्करा होती है। इसमें बेस जो है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होते हैं। इसके बेस में जो है थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या क्या है, डिफरेंट, इसको देखना है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इसमें लवक पाई जाती है, इसमें लवक अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है, तो इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। इसमें वेकॉल्स बड़ी होती है, तो इसमें छोटी होती है। इसका आकार लगभग आयताकार होता है, तो इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है, ठीक है बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ठीक है। ध्यान दीजिए, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम जो है 1855 ईस्वी में विरचाऊ ने देखा। किसने देखा, विरचाऊ ने। कब देखा, 1855 ईस्वी में। कोशिका का विभाजन मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन
अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब तीनों सेल डिविजन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। ठीक है बाबू, सबसे पहले हम लोग असूत्री को देखते हैं। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित, शैवाल, यीस्ट, अमीबा एवं जो है प्रोटोजोआ में होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है? जीवाणु हो गया, नीलहरित हो, शैवाल हो गया, यीस्ट हो गया, अमीबा हो गया या प्रोटोजोआ, सब में होता है। इसके बाद है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जो जीव वैज्ञानिक थे वाल्थेर फ्लेमिंग 1879 ईस्वी में देखा था। कब देखा था? 1879 ईस्वी में। किसने देखा था? वाल्थेर फ्लेमिंग ने। उन्होंने जो है सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया? माइटोसिस। यह विभाजन काई के कोशिका में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं पढ़ने के लिए। अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यतावस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस विभाजन के फलस्वरूप जो है एक जनक कोशिका पैरेंट सेल से 2 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका को गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। आगे देखते हैं, समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है, वह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। ठीक है बाबू, चलिए तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। फॉर्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री का विभाजन को जो है मियोसिस नाम दिया। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने किया था। किसने किया था? वीजमैन ने। किसने किया था? वीजमैन ने। याद कीजिए मेरे साथ, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? वीजमैन ने किया था। लेकिन इसका सर्वप्रथम जो है विस्तृत अध्ययन ट्रांसबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया था। किसने किया था? ट्रांसबर्गर ने। किसने किया था? ट्रांसबर्गर ने। किसने किया था? ट्रांसबर्गर ने। कब किया था? 1888 ईस्वी में। कब किया था? 1888 ईस्वी। मेरे साथ बोलते रहिए, रिपीट करवाते जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के सामने जो है मैं उसको रिपीट करवाऊंगा, आप लोग मेरे साथ बोलते रहिए, क्लास में ही याद हो जाएगा। चलिए, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। कहाँ होता है इसका विभाजन? जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है, एक अर्धसूत्री 1, एक अर्धसूत्री 2। ठीक है, अब देखिए अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। देखिए माय डियर, अर्धसूत्री जो प्रथम विभाजन में भी इसमें भी 4 अवस्थाएं होती है। प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज 1 और टेलीफेज। ठीक है, प्रोफेज 1 में सबसे लंबी प्रवस्था होती है जो कि 5 उपावस्थाओं में पूरी होती है। जैसे पहला जो होता है लैटोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, चौथा डिप्लोटीन और पांचवा जो है डायकिनेसिस। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इसको हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेप्टोटीन के बारे में हम लोग देखते हैं। गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग क्रोमोनिमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, जाइगोटीन पे आते हैं। समजात गुणसूत्र एक साथ हो करके जोड़ बनाते हैं, इस सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर के केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैकिटीन। ठीक है, पैकिटीन के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से जो है विभाजित हो करके अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बढ़ जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों से एक द्विज से अब जो है 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमैटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर जो है मातृ तथा पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग जो है दूसरे क्रोमैटिड के टूटे हुए स्थान से जुड़ जाता है, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से जो है वितरण हो जाता है। अर्थात जीन विनिमय
पैकेटीन अवस्था में होती है, ठीक है। और इस क्रिया को जो है, इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेता है, ठीक है बाबू। कौन सा एंजाइम भाग लेता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेता है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा जो है नॉन रिस्टर क्रोमेटिड के बीच होते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा देखते हैं डिप्लोटीन। क्या है बाबू? डिप्लोटीन समजात गुणसूत्र अलग होने से लगते हैं, परंतु जोड़े के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे कभी न कहीं जो है एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को जो है काईएस्टजमा कहते हैं। काईएस्टजमा जो है माटा की औसत संख्या को बरम्बरता कहते हैं। काईएस्टमाटा का जो है अत्यंतीकरण हो जाता है। पांचवा है बाबू डायकिनेसिस। क्या है? डायकिनेसिस केंद्रक कला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है? केंद्रक कला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 में जो है समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिका डॉटर सेल का निर्माण करती है। अब दोनों के बीच के जो है अंतर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के अंतर के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस विभाजन में जो है कायिक कोशिका में होती है और इस जो है जनन कोशिका में होती है, ठीक है। इस विभाजन में कम समय लगता है और इस विभाजन में क्या होता है? अधिक समय लगता है, मोर टाइम लगता है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से जो है 2 कोशिकाओं की बनी होती है, लेकिन इस विभाजन में जो है एक कोशिका 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। यह संतति कोशिकाओं में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। इसमें जो है संतति कोशिकाओं में जनकों के भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। पांचवा में जो है देखते हैं बाबू, पांचवा डिफरेंट, इनमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों से आदान प्रदान नहीं होता है। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच जो आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसकी प्रोपेज अवस्था छोटी होती है, इसकी प्रोपेज अवस्था लंबी होती है, ठीक है बाबू। आइए माय डियर, अब हम लोग जैव विकास शुरू करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, एकदम गौर फरमाइएगा। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों के क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति जैव विकास कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। जीव जंतुओं की रचना जो है कार्यकी एवं रासायनिकी भ्रूणीय विकास वितरण यदि से विशेष क्रम व जो है आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है। ये जैव विकास भी हुआ है इसका, जैसे लैमार्क, डार्विन, वैलेंस, डिवरीज आदि ने जो है जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। क्या क्या प्रमाण प्रस्तुत किए हैं इसको हम लोग देखते हैं। वर्गीकरण से प्रमाण, ठीक है। दूसरा तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशोषी अंगों से प्रमाण, संयोजिता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण। छठा जो है तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण। सातवां बाबू भौगोलिक वितरण से प्रमाण। आठवां हो गया आपका तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रासायनिकी को से परिणाम। नौवां हो गया आनुवंशिकी से परिणाम। 10वां हो गया पशुपालन से परिणाम। 11वां हो गया रचनात्मक समरूपता से परिणाम। 12वां हो गया बाबू जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग समजात अंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? समजात अंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होने के कारण जो है काफ़ी आसान दिखाई देते हैं, परंतु मूल संरचना जो है एवं भ्रूणीय परिवर्तन समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरणशील से जो है फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े का अगली टांग, बिल्ली का पंजा हो गया, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना हो गया एक जैसी होती है, ठीक है। इन सभी से जो है ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि जो है अस्थियाँ होती है। इनका भ्रौणिकीय जो है विकास की एक सा होती है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर जो है तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उखड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए और मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे समरूप अंग। क्या देखेंगे? समरूप अंग ऐसे अंग जो सामान्य कार्य के लिए
उपयोजित हो जाने के कारण जो है समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन से भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति जो है अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों की पंख की रचना शरीर की भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इसकी जो है अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की तार जो है 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच जो है फैली त्वचा से हुई है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अवशेषी अंग के बारे में। ठीक है, वेस्टिजल ऑर्गन्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों के पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय जो परिस्थितियों में बदलाव से इसका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका जो है क्रमिक लेप होने लगता है, ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कर्ण पल्लव, पीना त्वचा के बाल, वर्मी प्लॉक, अपेंडिक्स आदि। ठीक है, मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, मनुष्य में अवशेषी अंग कितने पाए जाते हैं? 100 पाए जाते हैं। मनुष्य में अवशेषी अंग कितने पाए जाते हैं? 100 पाए जाते हैं। मनुष्य में अवशेषी अंग कितने पाए जाते हैं? 100 पाए जाते हैं, याद कीजिए। सर्वप्रथम जो है प्रकाश संश्लेषी जीवों का साइनोबैक्टीरिया थे। क्या थे? साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ। किससे हुआ? सरीसृपों से हुआ। जल जो है थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्थानीय वर्ग के जंतुओं का विकास जो है सरीसृपों से हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं जीवाश्म। अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं जो है पादपों का अवशेष जो हमारे पृथ्वी पर विद्यमान थे, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों से परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। आगे बढ़िए। जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के संबंध जो है अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लैमार्कवाद के बारे में देखते हैं। इसका सिद्धांत जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी की जूलोजिक जो है प्रकाशित हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है जीवों का इनके अंग में सतत बड़े होने रहने की प्रकृति प्रवृत्ति होती है। ठीक है बाबू, हमारे डियर देखेंगे हम लोग वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके कारण जीवों के विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास क्या होता है? कम होने लगता है। समझिए बाबू अच्छे से, इसका जो उपयोग अंगों का उपयोग हुआ है घटते बढ़ते रहता है और अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक होता है और कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास क्या होता है? कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जीवों को द्वारा जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। उदाहरण जो है जिराफ का गर्दन लंबा होना। ठीक है, अगला देखिए उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड हम लोग देखेंगे डार्विनवाद जो है जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्या है? जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पूर्वावशेष का जो है महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन जो है 1809 से 1882 ईस्वी में जो है 1831 में वीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज का पूरे विश्व का भ्रमण किया। ठीक है, डार्विनवाद के अनुसार जो है सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन प्रयत्न संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष समजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव जो है आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों में से जो है वंशानुक्रम से मिलते हैं। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए, कुछ विभिन्नताएं जीवन के संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ जो है अन्य हानिकारक होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बाबू समझिए अच्छे से, जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने से बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल हो जाते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जो इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई नीति बन जाती है, एक नई जाति
बन जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नव डार्विनवाद। डार्विन के पश्चाताप इनके समर्थकों द्वारा जो है डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर जो है कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिसे इस जाति की नई जाति बन जाती है। ये कारक है विविधता के, उत्परिवर्तन के, प्रकृतिवरण के और जनन के। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जो है जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती है, जिसमें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं जो है बढ़ जाती है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, यह सिद्धांत वस्तुतः उग्रोविज डिविज जो है द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख निम्न तत्व है। क्या क्या है पांचों प्रमुख के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है बाबू, नई जीव जातियों के उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं को प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है बाबू। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य जो है उत्परिक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के कुछ शुद्ध नस्ल का होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग जो है विशेष में अथवा अंगों में एक साथ जो है उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, सभी जीव जातियों की उत्परिवर्तन की प्रकृति प्रवृत्ति होती है। जाति में विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न होते हैं। उपयुक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो जाते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जाता है। ठीक है बाबू, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आनुवांशिकी के बारे में अब हम लोग शुरू करते हैं, आनुवांशिकी को स्टार्ट करते हैं। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं उसे आनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। आनुवांशिकी लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरचना विधियों के कारण अध्ययन जो है आनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी, कहाँ के निवासी, ऑस्ट्रेलिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है 1884 में दिया था। इसी कारण उन्हें जो है आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। किसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, तो मेंडल साहब को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकी संबंधित प्रयोग में मेंडल ने जो है मटर के पौधे का चुनाव किया था। किसका चुनाव किया था? मटर के पौधे का चुनाव किया था। चलिए बाबू देखिए, मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः जो है एक संकरीय और द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। ठीक है, एक संकरीय क्रॉस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए टीटी और एवं बौने टीटी पौधे के बीच जो है क्रॉस कराया, तो निम्न परिणाम प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले टीटी लंबा पौधा लिया, बौना पौधा लिया। ठीक है, पितरी पौधे और कृत्रिम कराया, तो इसमें सभी पौधे क्या हो गए, लंबे हो गए, F1 पीढ़ी बन गया, यानी कि स्वपरागन हो गया। और शुद्ध लंबे 25%, संकर लंबे 50%, शुद्ध बौना जो है 25% F2 पीढ़ी हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वपरागन, और स्वपरागन जो है हमेशा शुद्ध लंबे, और यहाँ पे जो है स्वपरागन 75%, 25% जो है शुद्ध बौना हुआ। फिर स्वपरागन जो है हमेशा शुद्ध बौने F3 पीढ़ी में हम लोग चले गया। अतः F2 पीढ़ी का पौधा जो है फिनोटाइप अनुपात 3:1 है, और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, इसको देखते हैं द्विसंकरीय क्रॉस। ठीक है, मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज जो है RRYY व हरे एवं झुड़ीदार बीज जो है छोटा RRYY के पौधे उत्पन्न को क्रॉस कराया, जिसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, गैमिट 1 और P1 पैतृक पौधा। आगे बढ़ते हैं। गोल तथा पीला संकरम बीज और स्वपरागन गोल पीला और गोल पीला इधर। अब देखिए, नर में युग्मक के लिए जो है RRYY के लिए गोला पील शुद्ध हुआ। ठीक है, गोल व पीला अशुद्ध हुआ, फिर गोल व पीला अशुद्ध, ये सारे जो है मादा युग्म हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। F2 पीढ़ी के पौधे को जो है फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुए, तथा F2 पीढ़ी के पौधे को जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:2 4:2:1:2 प्राप्त हुए।
उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर जो है मेंडल ने आनुवंशिकता के संबंधित कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम जाना जाता है। वह इन नियमों का पहला एवं दूसरे नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर, तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर है। ठीक है बाबू डियर, अब समझने का हम लोग प्रयास करते हैं मेंडल के नियम के बारे में। प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा विपर्यानी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता के संकरण जो है करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण जो है प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल जो है प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। ठीक है बाबू, पहला नियम ये कहता है। अब चलिए हम लोग दूसरा नियम देखते हैं, पृथक्करण का नियम। देखिए, लक्षणों कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक जो है युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं, और इनमें से केवल एक कारक ही जो है किसी एक युग्म में पहुंचता है। इस नियम को युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोटमेंट। ठीक है, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों में बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डब्ल्यू वाटसन ने जो है 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स का नामकरण उपयोग किया था, याद करिए इसको। जोहन ने जो है 1909 में, कब 1909 में किसने, जोहानसन ने जो है 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। फिनोटाइप, जीवधारी में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप, जीवधारी के आनुवंशिकी संगठन के आधार पर जीनोटाइप्स कहते हैं, जो कि कारक का जीन बना होता है। युग्म विकल्पी, एक ही गुण से विभिन्न विपर्यायी रूपों से प्रकट करने वाले लक्षण कारक को जो युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। सहलंगनता, एक ही जो है गुणसूत्र की स्थिति जीनों में साथ जो है वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की ये प्रवृत्ति सहलंगनता कहलाती है, जबकि जीन को एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ जो है वंशानुगत होते हैं, और इसे जो है संलग्न कहते हैं। ठीक है बाबू, लिंग सहलन, जिन्हें सेक्स लिंकेड जेन्स, लिंग संलग्न गुणों के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर जो है स्थित जीन की लिंग संलग्न जीन कहते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता से सर्वप्रथम जो है विस्तृत व्याख्या मार्गन 1910 में की थी। मनुष्य में कई लिंग असंग गुण जैसे रंगवर्णता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा जो है पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होते हैं। अब देखिए इधर आगे बढ़ते, जीव जाति और उनके गुणसूत्र। एक्रेसिस में 2 गुणसूत्र, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20। ठीक है, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18, 36, बिल्ली में 38, चूहों में जो है 40, और गेहूं में 42, खरगोश में 44, मनुष्य में 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48, और घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80, और टेरोकोटाइट्स में जो है 1300 से 1600 होते हैं। चलिए बाबू, फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए क्लास में। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें।